अगले मेहमान ने लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में धूल चटाई है। वो लोक जनशक्ति रामविलास के मुखिया और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के भरोसेमंद है और यही वजह है कि नीतीश सरकार ने उन्हें मंत्री पद से भी नवाजा है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मंत्री संजय सिंह का। और इनसे खास बातचीत करेंगी मेरी सहयोगी रूबिका लियाकत। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय। तो बिहार में किस तरीके की जल की व्यवस्था होनी चाहिए, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, इन सब का अगर किसी को ख्याल रखना है तो वो शख्स आपके सामने है। नाम है इनका संजय कुमार। कड़ी मशक्कत और मशक्कत ऐसी कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप को हराते हैं और तेज प्रताप नहीं, ये कहते हैं तेजस्वी यादव को भी हराते हैं। अब वो तो यही एक्सप्लेन करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं और मंत्री भी बन जाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके न्यूज 18 के सारे टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने का काम किया। इसके लिए मैं पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो ये कैसे हुआ? मतलब मन में तो आपके एक लड्डू फूटा होगा कि मैं चुनाव जीत गया, ये दूसरा लड्डू जो फूटा कि मैं तो मंत्री भी बन गया। तो ये जब खबर मिली आपको तो पहला रिएक्शन क्या था? आपने क्या किया? किसी को गले लगाया, भगवान का शुक्रिया अदा किया, फोन उठाकर किसी को फोन किया, या फिर वो जेस्चर होता है यस आई डिड इट? सबसे पहले तो मेरी बड़ी बेटी जो थी उसने शुरू से कहा था कि पापा आप अगर जीतेंगे तो निश्चित रूप से चिराग अंकल आपको मंत्री बनाएंगे। हमने उससे पूछा था क्यों, क्योंकि जब हम रात में लौटते थे चुनाव के बाद तो वो हमेशा मतलब बहुत मेरा केयर करती थी। तो कहीं ना कहीं जब फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये चीज आया तो उसने चुनाव के बाद ही मुझे कहा, रिजल्ट के बाद, कि पापा आप तो मंत्री बन गए। हमने मतलब बोले पापा देखिए मेरा दिल कह रहा है कि हम लोग चूंकि सब लोग गए थे देवघर पूजा करने के लिए, तो वहीं से ठीक काउंटिंग एक दिन पहले की बात बता रहा हूँ। तो हम तो 20 मांगे थे चुनाव जीतने का, हमने 20 मांगा था कि मैं चुनाव जीत कर आ जाऊं। लेकिन उसने जब ये कहा तो मुझे लगा कि चलो भाई कहीं ना कहीं कुछ है जो मतलब उसके मन में चल रहा होगा। बट जैसे ही ये चीज़ का जब इन्फॉर्मेशन आया तो सबसे पहले मुझे उसका चेहरा ध्यान में आया कि उसने मुझे पहले इस चीज़ को कहा था। तो सबसे पहले मुझे लगा कि नहीं, जो मातृशक्ति की बात होती है तो कहीं ना कहीं एक स्वरूप आता है कि नहीं उसने मुझे कहा था और ऐसा हो गया। तो बिटिया का नाम क्या है? तनुश्री। तो तनुश्री जी को आपने कुछ तोहफा वोफा दिया कि नहीं दिया? अभी एक्चुअली यहाँ वो नहीं पढ़ रही है, अभी वो पुणे MIT में है। अच्छा, जब वो आएंगे तो फिर आपको तोहफा देना बनता है? जी निश्चित। तो ये तो बिटिया के लिए तोहफा हुआ। महुआ को क्या तोहफा देंगे आप? महुआ के लिए देखिए, महुआ की तमाम जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, माता बहनें हैं, जिन्होंने आशीर्वाद देकर, और हमारे जो नौजवान साथी हैं जिन्होंने दिन रात एक कर कर मुझे चुनाव जिताने का काम किया है, निश्चित रूप से हम उनके आभारी हैं। क्योंकि 2020 में भी जब हम चुनाव लड़े थे उस दरमियान भी इन लोगों का प्रेम स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिलने का काम हुआ था। 2020 में चूंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अकेले चुनाव लड़ी थी और उस समय भी मुझे 26,000 वोट आया था। मैं उसको भी एक तरह से जीत इसलिए मानता हूं कि मैंने चुनाव की तैयारी किया था 2015 से 2020 का जो तैयारी किया था वो मैंने लालगंज विधानसभा से किया था। और जब पार्टी गठबंधन से अलग होकर सिंगल जब चुनाव लड़ने की बात आई तो मुझे महुआ भेज दिया गया कि चुनाव आपको लड़ना है। तो ना कोई तैयारी थी, ना कोई पहले से प्लानिंग था। कल नॉमिनेशन करना और आज मैं वहां जाकर चुनाव लड़ने गया तो कहीं ना कहीं एक जल्दीबाजी में इतने अच्छे वोट आना और इतने लोगों का प्यार से नहीं मिलना, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। नहीं तो ये कैसे हो पाया? किसकी वजह से? चिराग पासवान की वजह से, रामविलास पासवान की वजह से, नरेंद्र मोदी की वजह से, या नीतीश बाबू की वजह से? देखिए, सरदेव रामविलास पासवान जी जो हमारे पार्टी के संस्थापक रहे हैं, वो लगातार हाजीपुर से सांसद रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे। उसके बाद हमारे पार्टी के नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी भी
आज वहाँ से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनके साथ लगातार, चूंकि हम दोनों के साथ काम करने का मुझे अनुभव मिला है, और श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के साथ तो एक लंबा समय हमने राजनीति में बिताया है। चूंकि जब हम पार्टी में आए 2007 में, तब से लेकर और 2020 तक उनका आशीर्वाद मुझे मिलते नहीं, पर आया। ये चुनाव आपको किसने जिताया? यह चुनाव तेज प्रताप ने? नहीं, महुआ की जनता ने, वो गरीब गुरबों का आशीर्वाद, जिनके लिए 2020 से लेकर 2025 तक 5 साल तक क्षेत्र में हम लगातार लगे रहे। चुनाव हारने के कल या परसों कर मुझे याद है कि चला गया था मैं, और हमने अपने साथियों को एक बैठक किया, और बैठक करके ही हमने कहा था कि भाई इतने कम समय में इतना वोट आना, मैं इसको जीत मानता हूं। और वहीं से एक मेरे पास सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि सब लोगों ने उस समय कहा था। नहीं, तो ये वोट तो इसलिए भी आपको पड़ा होगा ना कि दो भाइयों की आपस में लड़ाई होगी। एक तरफ तेजस्वी यादव के कैंडिडेट लड़ाई लड़ रहे थे, दूसरी तरफ खुद तेज प्रताप यादव मैदान में उतर गए थे। दो भाइयों की लड़ाई में फायदा हो गया संजय कुमार सिंह को। नहीं, हम इसको इसलिए नहीं मानते हैं कि चूंकि दोनों का वोट अगर देखेंगे तो दोनों का वोट जोड़ने के बावजूद भी मेरा वोट ज्यादा है। यह कब होता कि जब दोनों के वोट जोड़ने से अगर मेरा वोट कम आता, तब मैं इसको मान सकता था। बट दोनों भाइयों के कैंडिडेट को जोड़ने के बावजूद भी मेरा वोट बहुत ज्यादा है। पर आप सच बताइए, दिल पर हाथ रख के बताइएगा, संजय जी, आपको डर लगा था कि इतनी हाई प्रोफाइल सीट है, पूरी ताकत वहां पर लग रही है, तेजस्वी बाबू अलग प्रचार कर रहे हैं, लालू प्रसाद के दोनों बेटे मैदान में वहां पर हैं, मतलब तेजस्वी यादव के तो कैंडिडेट वहां पर थे, आपको लगा था एक बार कि गया मामला एकदम निपट गया अब तो मैं? देखिए, मुझे इसलिए नहीं ये लग सकता था कि चूंकि सुबह में हम 7 साढ़े 7 में करीब निकल जाते थे और दिन भर लोगों के साथ रहते थे। जिन मतलब क्षेत्र में हम जाते थे तो वहां का जो जनता का आशीर्वाद था, और खासकर माता बहनों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा था, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा था। तो वो लोग एक ही कह रहे थे कि बउआ, मतलब हमारे अपने भाषा में, कि बउआ तू जा, तू लोकल हता, हम सब तोड़े जीतब। मतलब हमारा जो वहाँ का भाषा है, उस भाषा में मतलब दूर से ही लोग कहते थे कि तुरा चिंता करके जरूरी नहीं हो। तो मेरा मतलब ये आत्मविश्वास था कि जो अब हम जब भी जहाँ रहे हैं और वहाँ लोग पहुँचने के पहले कह रहे हैं कि हम लोग आपको वोट देंगे, आप निश्चिंत होकर जाइए, हम आपके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास मेरे अंदर था। पर ये बात तो देखिए, मैं भी मानूंगी, जब जब मीडिया में कवरेज होता था तो संजय कुमार सिंह का जिक्र कम, तेज प्रताप और मुकेश जी का जिक्र ज्यादा होता था। तो आपको लगा था कि ये बैटल गड़बड़ हो गया है, मामला फंस अगर गया आप है? मीडिया की बात करेंगे तो मीडिया को तो पता ही नहीं था कि हम चुनाव भी लड़ रहे हैं। क्योंकि आप लोग क्या करती थी कि बड़े बाप के बेटा को हाई प्रोफाइल सीट बनाकर आप लोग क्या करती थी? नहीं, मुझे हटाइए आप। नहीं, मैं न्यूज, मैं टोटल न्यूज की बात कर रहा हूँ, मैं न्यूज 18 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टोटल मीडिया की बात कर रहा हूँ, होल एंड सोल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। कि डेली सिर्फ क्या मीडिया दिखाती थी? कांटे की टक्कर, जीत क्रियो अगर सर, जीत रहे हैं। मतलब चुनाव के एक दिन पहले, मतलब वोटिंग होने के बाद भी काउंटिंग होना है, उस समय भी मुझे याद है, मेरे पास सारे चैनलों का है, सब वो लोगों ने उनको जिता भी दिया था, कांटे की टक्कर दिखा दिया था। जबकि चुनाव में कहीं वो थे नहीं, कई सेलिब्रिटी को उन्होंने महुआ में उतार दिया था। मतलब बोले तो कई एक फील्ड में 2-2 हेलीकॉप्टर उन्होंने गिरा दिया था। और एक ऐसा मतलब मीडिया के लोगों ने वहां क्रिएट कर दिया था कि हमारे समर्थक कभी कभी घबरा जाते थे कि भैया सारे नेशनल न्यूज चैनल चला रहे हैं कि वो कांटे की टक्कर में है, वो आगे निकल रहे हैं, वो जीत रहे हैं। हमने उनसे क्वेश्चन किया कि आप हमारे साथ रात से लेकर सुबह तक घूमते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? बोला कि नहीं भैया, वोटर तो हम लोग के साथ हैं। तो फिर ये मीडिया में जो चल रहा है उससे आप क्यों घबरा रहे हैं? बोला कि भैया देखिए ना, ये लोग ऐसा चला रहा है तो एक चलाता तो समझ में आता। आप तो एक डिफरेंट ही पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। अब तक मीडिया पर, चुनाव आयोग पर विपक्ष यह आरोप लगाता था कि सबसे ज्यादा तरजीह आप लोगों को दी जा रही है, बीजेपी को, जेडीयू को और एलजेपी को। आप कह रहे हैं आपके साथ उल्टा हुआ। प्रॉपर महुआ में मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप एक भी न्यूज चैनल का उठाकर देख लीजिए जिसने पूरे चुनाव में मेरा नाम भी लिया हो। मतलब मीडिया को भी नहीं पता था कि इंडिया से वहां कोई चुनाव लड़ रहा है। वहां सिर्फ 2 ही में, जिन दोनों का आप नाम ले रही हैं, उसी में कांटे की टक्कर, उसी में जीत हार दिखा रहा था। मतलब हमारा तो कोई नाम निशान नहीं था। इसलिए नहीं था कि हम मीडिया के पक्ष में नहीं थे। हम क्या पक्ष में थे कि जहां भी जाएं और गांव में, गली कुचबे में जहां कोई नहीं पहुंच पाता था, वहां पर जाके हम वोट मांगते थे। बाद बाकी जिनका नाम ले रही हैं, मतलब वो लोग हाथ असल हिलाकर- वोट चोरी तो आपने कर ली? नहीं, जनता का आशीर्वाद हमने लिया। हाँ, तो वो जनता का आशीर्वाद वोट चोरी के हिसाब से ही देखेंगे ना। अब मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि चुनाव आयोग के साथ आपने मिली भगत कर ली है। नहीं,
हमने वो किया जिसके यहाँ कोई नहीं पहुंच सका। जिस प्रकार से सरदार रामविलास जी कहते थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है, तो उसी प्रकार से जहां आज तक कोई वोट मांगने नहीं जाता था, कोई दल के लोग नहीं जाते थे, वहां मैं पहुंचने का काम किया। क्योंकि मुझे पता था कि वहां जाने के बाद उन लोगों का एक विश्वास जगा कि कोई नहीं आता और ये आए हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म से हो, किसी दल से हो, ठीक उन्होंने है। वोट दिया। लेकिन विपक्ष क्यों हारा? विपक्ष के पास दो कारण था। क्या? एक, जिनका आप नाम ले रही हैं, वो वहां से 15 से 20 तक 5 साल चुने गए। उन्होंने क्षेत्र में एक भी काम नहीं किया, कहीं भी उन्होंने पूरे क्षेत्र में एक काम करने का काम नहीं किया। पूरे 5 साल के टेन्योर में वो 5 दिन नहीं गए। तो वैसे व्यक्ति जो नहीं जा रहे हैं, और फिर जब वो 20 में जब चुनाव की बारी आती है तो अपना क्षेत्र छोड़कर आप हसनपुर चले जाते हैं, और 5 साल वहां की जनता का, मुझे आप अगर मैं अगर गलत कर रहा हूं तो आप मुझे कहीं भी एक दिखा दे। ये तो आप महुआ का बता रहे हैं, मैं कह रही हूँ ओवरऑल बिहार में क्या वजह थी कि विपक्ष को इतनी बुरी हार हाथ में लगी? एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी? नीतीश बाबू के स्वास्थ्य को लेकर जिस तरीके का मजाक उड़ाया, क्या वो भारी पड़ गया, या फिर मोदी का चेहरा काम आया? क्या चला? देखिए, बहुत सारे कारण रहे। बहुत सारे कारण में से एक कारण था कि विपक्ष जो है मतलब अनर्गल बयान देना, उस बीच में उनका जो प्रचार का जो वीडियो वायरल होना, जो मतलब उसको आप बोल सकते हैं कि मतलब गंदे तरीके से मतलब कुछ भी मतलब वो बोल देना, अश्लील गाना का प्रदर्शन करना, उनके चुनाव में आप देख लीजिए। तो इन सबों से लोगों के बीच में गया एक मैसेज गया कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये लोग इस हद तक जा रहे हैं। अगर गलती से भी अगर सरकार में आते हैं तो फिर आगे चल कर इनका कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि आप लोग ऐसी बम्पर जीत पा सकते हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ मैनेज किया है। बार बार चुनाव आयोग पर, ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, एसआईआर को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, मुद्दा बनाने के लिए, क्योंकि विपक्ष के पास अब कुछ है नहीं, विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ मुद्दा ही बना सकते हैं। और आप देख लीजिए ना कि इनके पास बोलने लायक कुछ भी नहीं है। और कहीं ना कहीं एनडीए के शासनकाल में, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बने हैं, तब से बिहार जो है विकास की रफ्तार पकड़ा है। नहीं तो एक समय था जब शाम होने के बाद हमारी माता बहनें रोड पे निकल नहीं सकती थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है, उनको विकास पुरुष ऐसे नहीं कहा गया है। आज आप 12 बजे रात में, 2 बजे रात में भी बिहार में किसी सड़क पे निकल जाइए, किसी जिला में निकल जाइए, तो आप थोड़ा सा भी आपको टेंशन नहीं हो सकता है कि हाँ हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एनडीए की सरकार जो है उसमें निश्चित रूप से चाहे किसी भी तबके व्यवसाय वर्ग हो। बीजेपी और जेडीयू का तो समझ में आता है, आप तो पानी भर भर के गालियां दिया करते थे, पानी भर भर के कटघरे में खड़ा करते थे नीतीश बाबू को। आज तो बड़ा प्यार से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बाबूजी, ही मैन, सुपरमैन सब कह रहे हैं। देखिए, ये कैसे हुआ? वो विकास पुरुष कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, मैंने ये कहा है। और अभी मैं इस लाइन को मैं क्लियर कर रहा हूं, हमारे नेता कभी भी, चाहे लोकसभा में वो मंत्री हैं, फिर भी उन्होंने अगर कोई भी मामला आता है तो अपनी बातों को वो बहुत ही अच्छे ढंग से रखने का काम करते हैं। तो कहीं भी अगर कोई मामला आता है तो वो अपनी बातों को रखते हैं, ना कि विरोध करते हैं। तो उन्होंने कभी भी बिहार से जुड़े हुए कोई भी मामला अगर आया है तो उन्होंने अपनी विचारों को रखा है। तो गठबंधन धर्म का हम लोग पालन करते हैं, गठबंधन में रह कर भी, लेकिन जो सरकार की, आप लोगों में कभी कोई खटास नहीं थी? नहीं, खटास कभी नहीं हुई। जैसे बहुत चर्चा चली थी कि महागठबंधन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर परेशानी हुई, मौर्या होटल में बड़े सीन क्रिएट हुए, आप लोगों में कभी ऐसा कोई सीन क्रिएट नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। देखिए, आप एनडीए में जब भी देख रहे होंगे सीटों का मतलब बंटवारा के समय हो या चुनाव के दरमियान हो, आप देख रहे होंगे कि महागठबंधन जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, उनके एक नेता खुद बयान दे रहे थे कि हमको हेलीकॉप्टर्स पर बैठाया नहीं गया, हमको छोड़ दिया गया। फिर आरजेडी की तरफ से बयान गया। लेकिन पूरे एनडीए का, पूरे चुनाव में नहीं बता सकती किसी भी नेता को कोई खटास हुआ हो, बल्कि एनडीए, देखिए एक तो ये कैसे हुआ? ऐसा क्या किया आपने कि सब चुप हो गए? एनडीए जो है वो बुद्धिजीवियों का पार्टी है, पूरे एनडीए की मैं बात कर रहा हूँ। कभी भी एनडीए का कोई भी दल आज तक लाठी और ये तेल पिलावन जैसी रैली और ये सब चीजों को नहीं करते आया है। तो जो लोग करते हैं उनकी सोच और उनकी मानसिकता भी उसी तरह का है। नहीं, आप ही की पार्टी में गिरिराज बाबू है, आप ही की पार्टी में
उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उन्होंने भी नचनिया और ठुमकिया और पता नहीं ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने, देखिए, उस समय के जो, मतलब ये आपने जो बुद्धिजीवी कहा है ना, उस पर मैं आपको याद दिला दूं। अनिश्चित, क्योंकि सामने वाले का जो बयान आप उस समय सुनेंगे, सामने वाले का बयान अगर किसी के पगड़ी के ऊपर उछाला जाए, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के पगड़ी के ऊपर में बोलना, या इस प्रकार से जो एक मर्यादित भाषा नहीं हो, तो आप कह रहे हैं लोहे को लोहा काटता है, गाली नहीं, को गाली लोहा- काटेगी। वो गाली नहीं हुआ, उन्होंने गाली नहीं दिया है, उन्होंने अपनी बातों को रखा है। अगर मान लीजिए किसी के ऊपर आप प्रहार करते हैं तो उन्होंने कहा है कि आप किसके विषय में बोल रहे हैं, जिसे बोलने वाला कौन है, उन्होंने उसको क्लियरफाई किया है। तो इसमें माननीय उप मुख्यमंत्री जी के ऊपर अगर कोई आदमी अगर प्रहार करता है तो उन्होंने ये बोला ना कि भाई बोलने वाला देखिए सामने कौन है, उन्होंने कोई ऐसा कोई गलत बात तो नहीं बोला था। नहीं तो क्या सामने वाला कुछ नाच गाना नहीं कर सकता? नाच गाने वाले गलत होते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, नाच गाने की बात ही उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति, मीडिया ने उनसे पूछा कि भाई उप मुख्यमंत्री जी आपके खिलाफ में ऐसा बयान आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि जो बयान दे रहे हैं उनका देखिए कि वो कौन है बयान देने वाले, जो खुद एक, मतलब आप देखेंगे कि छपरा का जो जिस समय वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कैसे किसी बातों को, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, सभी के खिलाफ उन्होंने बोला। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जिस तरीके की बयानबाजी होती रही है, एक दूसरे को नीचे दिखाने की जो होड़ मची हुई थी, उसमें बैटल भयंकर वाला महागठबंधन लूज कर गया, उनको उससे बचना चाहिए था। एनडीए की तरफ से इस प्रकार का ओछा कोई बयान नहीं दिया गया। एनडीए की तरफ से एक भी आप मुझे बयान नहीं बता सकती हैं जो मतलब ऐसा दर्शाता हो कि जो अमर्यादित भाषा का हो। मैंने बार बार आपको कहा है कि एनडीए जो है बुद्धिजीवियों का पार्टी है, तो कभी भी उनके द्वारा इस प्रकार के अमर्यादित भाषा का कोई प्रयोग नहीं कर सकता है। अच्छा संजय जी, ये बताइए कि विपक्ष ये कह रहा है कि नीतीश बाबू को आप लोगों ने सीएम तो बना दिया है, लेकिन बस अब कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद एक नया चेहरा आ जाएगा। हम क्या बोले, उनको कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। जो आदमी चुनाव खत्म होने के बाद 10 दिन तक अपने जनता को नहीं फेस कर सकता है, अपने पार्टी के नेताओं को जो आदमी फेस नहीं कर सकते हैं, उनकी बात आप कर रहे हैं। जब निकलते हैं तो सीधा मतलब अनर्गल बोलते हैं। आप देख लीजिए कि चाहे शपथ ग्रहण का दिन हो, उसके बाद कैबिनेट की बैठक में उनसे मुझे मिलने का मौका मिला, उन्होंने मुझे फिर बुलाकर मुझे आशीर्वाद दिया। उन्होंने मुझे यह भी कहा कि आपका विभाग जो है वो हमारे साथ निश्चय से जुड़ा हुआ विभाग है, आप देख लीजिए और उसमें बढ़िया काम करना, आप नौजवान लोग हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें आज भी वही ऊर्जा है जो पहली ऊर्जा थी। मतलब वो स्वस्थ हैं 100%। अगर नहीं रहते तो उन्होंने मुझे बुलाकर पूरी अपनी बताया कि सात निश्चय योजना में आपको काम करना है, आप नौजवान हैं और आपको एकदम इस योजना में एकदम पारदर्शिता काम करना है और आने वाले समय में। तो ये जो विपक्ष आरोप लगाता है, आप कह रहे हैं कि आपकी आमने सामने से बात हुई है एंड ही नोज हिज सब्जेक्ट वेरी वेल। मैं मुख्यमंत्री आवास में उन्होंने मुझे बुलाया था, जब मैं, चूंकि शिष्टाचार मुझे मुलाकात करनी थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं मिलने के लिए गया, उनसे मिलकर मैंने उनसे आशीर्वाद लिया। उसी दरम्यान उन्होंने आशीर्वाद के दौरान कहा कि चलिए आप नौजवान हैं, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, आपके पास जो विभाग है इसमें गरीबों से जुड़ा हुआ विभाग है, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है और मुझे विश्वास है कि आप नौजवान हैं तो आप इसको करेंगे भी। तो मुझे तो ऐसा कोई लाइन में नहीं लगा कि कहीं उनकी तबीयत खराब है या कहीं बोलने में लड़खड़ा रहे हैं। तो फिर विपक्ष ये क्यों कहता है कि उनकी तबीयत खराब है, वो कठपुतली की तरह बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा पांचवी बार आप कह रहे हैं कि विपक्ष के पास। हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ ना। आज के डेट में देखिए, अगर विपक्ष को ऐसा रहता तो जितना बड़ा मैंडेट मिला है जनता के द्वारा, जनता मालिक होती है और उससे बड़ा सर्वोपरि कोई नहीं होता है, उसके बावजूद आप अगर जनता के ऊपर अगर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, अब जाते जाते संक्षेप में मुझे बता दीजिए, सबसे बड़ी चिंता आपकी अपने इस विभाग को लेकर क्या है और उसे कैसे दुरुस्त करेंगे आप? ईमानदारी से बताइए। निश्चित रूप से हमने जिस दिन पदभार ग्रहण किया, पदभार ग्रहण करने के बाद उसी दिन हमने अधिकारियों के साथ बैठक किया और बैठक करके हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सारी योजनाओं में एक सात निश्चय योजना भी है, इसको हम लोगों को बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं हमने उनसे बात किया और कहा कि जो हमारे पास जितने भी पूरे बिहार में जल मीनार कितने बने हुए हैं, उसमें कितने कार्यरत हैं, कितने बंद पड़े हैं, उसकी सूची मुझे चाहिए। कितने पंप हाउस चालू हैं, कितने बंद हैं और कितना बनना है वो मुझे चाहिए। पूरे बिहार में जो चापाकल है उसकी जानकारी मैंने मांगा। उसके बाद सरफेस वाटर का कितने प्लांट लगे हैं, कितने लगने बाकी हैं,
और जितने लंबित हैं उनका मुझे चाहिए। तो कहीं ना कहीं 1 सप्ताह का समय उन्होंने मुझसे लिया है। हाँ। 1 सप्ताह का बाद निश्चित रूप से उस पर हम काम करने जा रहे हैं। एक छोटा सा आपको उदाहरण दे देते हैं। कल हमारे विभाग का एक स्टॉल लगा हुआ था 20% सोनपुर मिला में। वहां पर मैं पहुंचा, कुछ लोगों ने मुझसे कंप्लेन किया कि वहां पर महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वहां पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। मैंने उसी क्षण वहां मुख्य अभियंता जी को मैंने कहा कि 24 घंटा के अंदर मुझे मेला में ये सारी व्यवस्थाएं चाहिए। उन्होंने 20 घंटा के अंदर करके और मुझे इन्फॉर्मेशन दे दिया कि सर हम लोगों ने 20 घंटा में ये सारी व्यवस्थाएं कर दी। हाँ। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हमारे अधिकारी जो है उसमें लगे हुए हैं और उसको जो भी कार्य बताया जा रहा है उसको समय से बिफोर करने की आप कोशिश कर बाबुओं रहे को हैं। चलाएंगे कि बाबू आपको चलाएंगे? हम लोग मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए संजय कुमार जी। तो ये थे संजय कुमार, नए नवेले मंत्री हैं, युवा हैं और बहुत सा अभी इनको काम करना है। अगली बार जब आएंगे तो सवालों के कटघरे में इस लिहाज से होंगे कि कितना वादा किया और कितना निभाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ 18 के साथ। थैंक यू सर।